Welcome to today's The Hindu 4th May analysis presented by Thoughtrise Digital. कल्पना कीजिए कि एक एल्गोरिदम ये तय कर रहा है कि युद्ध के मैदान में किस पर हमला करना है, या फिर 200 साल पुराना एक कागज का टुकड़ा आज अचानक दो पड़ोसी देशों के बीच का व्यापार रोक दे। बिल्कुल। और जब हम ऐसी घटनाओं को न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो सतह पर ये सिर्फ अलग अलग खबरें लगती हैं, मतलब उनका आपस में कोई लेना देना नहीं दिखता। हाँ, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में यही तो सबसे बड़ी चुनौती होती है ना। मतलब सूचनाओं के इस इतने बड़े पहाड़ में से असली और काम की बातों को निकालना। सही कहा। देखिए, केवल ये जानना काफी नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। एक विश्लेषणात्मक नजरिया विकसित करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई घटना क्यों हो रही है, उसके पीछे का तंत्र क्या है और उसका हमारे समाज या अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, और यही आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का मिशन है। आज हम 4 मई 2026 के द हिंदू समाचार पत्र के हर उस पहलू को डिकोड करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। हम राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था, कूटनीति, पर्यावरण और अंतरिक्ष विज्ञान की सफलताओं पर बात करेंगे और अंत में उन 5 महत्वपूर्ण संपादकीय लेखों का विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। शुरुआत राज व्यवस्था और शासन से करते हैं। तो आज का दिन चुनावी नजरिए से बहुत सरगर्मियों वाला है। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना हो रही है और इसके साथ ही 5 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनावों के नतीजे भी आ रहे हैं। हाँ, पर इन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात जो सामने आई है ना, वो है भारत के चुनाव आयोग का रुख। मैंने पढ़ा कि चुनाव आयोग ने सिर्फ पश्चिम बंगाल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 165 अतिरिक्त पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। बिल्कुल, और ये कोई छोटी संख्या नहीं है। वही तो। एक सेकंड, मुझे ये थोड़ा असामान्य लग रहा है। मतलब एक ही राज्य में पर्यवेक्षकों और पुलिस अधिकारियों की इतनी बड़ी फौज, क्या ये किसी सामान्य चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा होता है या इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए, ये तैनाती चुनाव आयोग की एक विशेष रणनीति को दर्शाती है। जब किसी राज्य का चुनावी इतिहास हिंसक रहा हो या वहां राजनीतिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर हो, तो चुनाव आयोग के सामने केवल मतदान कराने की ही चुनौती नहीं होती, बल्कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष दिखाने की भी चुनौती होती है। इतनी बड़ी संख्या में पर्यवेक्षकों को भेजने का सीधा मतलब है कि स्थानीय प्रशासन पर पूरी तरह से निर्भर न रहकर हर संवेदनशील बूथ पर केंद्रीय नजर रखी जा सके। ओह, मतलब ये लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख बचाने की एक कवायद है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम प्रशासन और राजनीतिक टकराव की ही बात कर रहे हैं, तो संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ी एक बड़ी खबर पंजाब से भी है। पंजाब भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की है। हाँ, और उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान के आचरण की शिकायत की है। आरोप है कि मुख्यमंत्री कथित तौर पर नशे की हालत में विधानसभा के एक सत्र में शामिल हुए थे और साथ ही उन्होंने भाजपा में शामिल होने वाले सांसदों की सुरक्षा वापस लेने का भी मुद्दा उठाया है। पर मुझे यहाँ एक उलझन है। जब विपक्ष सीधे राज्यपाल के पास जाकर राज्य सरकार की शिकायत करता है, तो ये हमारे संघीय ढांचे के बारे में क्या संकेत देता है? मतलब ये स्थिति क्या दर्शाती है? देखिए, अगर हम संविधान के नजरिए से समझें तो अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है कि वो राज्य के प्रशासनिक मामलों की जानकारी राज्यपाल को दे। राइट। और राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि भी होते हैं और राज्य के संवैधानिक प्रमुख भी। तो जब विपक्ष को लगता है कि विधानसभा के भीतर या राज्य सरकार के स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वे राजभवन का रुख करते हैं। ये बताता है कि राज्य के भीतर राजनीतिक संवाद का ढांचा कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। मतलब एक चुनी हुई सरकार के फैसले और संवैधानिक प्रमुख के अधिकारों के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। Exactly. और इसी प्रशासनिक और न्यायिक जिम्मेदारी का एक और उदाहरण महाराष्ट्र से देखने को मिलता है। पुणे में एक 4 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या की बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत एक विशेष जांच दल यानी SIT के गठन की घोषणा की है और त्वरित सुनवाई के साथ मौत की सजा की मांग की है। हाँ, और जब कोई अपराध समाज की अंतरात्मा को झकझोर देता है ना, तो शासन पर त्वरित न्याय देने का बहुत भारी दबाव होता है।
एसआईटी का गठन यह सुनिश्चित करता है कि नियमित पुलिस के रोजमर्रा के कामों के कारण जांच में कोई देरी ना हो। बिल्कुल। पर मुख्यमंत्री का मौत की सजा की मांग, वो जनता के गुस्से को शांत करने और व्यवस्था में विश्वास बहाल करने का एक राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयास है। हालांकि हमें ये याद रखना होगा कि न्यायपालिका अपनी स्वतंत्र और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही साक्ष्यों का मूल्यांकन करती है। सही बात है। अच्छा, शासन से आगे बढ़ते हुए अब अर्थव्यवस्था और वित्तीय जवाबदेही की ओर रुख करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लगातार चर्चा में है। कथित तौर पर 2,800 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने नई छापेमारी की है। हाँ, जिसमें 53 लाख रुपए नकद और 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना जब्त किया गया है। बाप रे। देखिए, शराब एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार को भारी राजस्व मिलता है, लेकिन जब नीतियों में पारदर्शिता नहीं होती है तो ये एक समानांतर अर्थव्यवस्था यानी ब्लैक इकोनॉमी को जन्म देता है। नकद और सोने की ये जब्ती इस बात का प्रमाण है कि कैसे अवैध तरीके से कमाए गए पैसे को बैंकिंग सिस्टम से बाहर रखा जाता है। ईडी की ये कार्रवाई इसी अवैध धन के प्रवाह को तोड़ने के लिए है। पर अर्थव्यवस्था का मतलब सिर्फ वित्तीय गड़बड़ियों को रोकना तो नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना भी है। जैसे आंध्र प्रदेश में एपी ट्रांसको ने 500 MVA 400-230-33 kV ATRs के डिजाइन और कमीशनिंग के लिए ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की हैं। अब ये तकनीकी आंकड़े सुनने में तो बहुत जटिल लगते हैं। जटिल लग सकते हैं, पर इनका काम बहुत सीधा और बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो ATR हैं यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो होता क्या है कि जब बिजली बनती है तो वो बहुत उच्च वोल्टेज जैसे 400 kV पर तारों के माध्यम से यात्रा करती है ताकि ऊर्जा का नुकसान ना हो। राइट, ट्रांसमिशन लॉस कम करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन हमारे घरों या छोटे कारखानों को इतने उच्च वोल्टेज की जरूरत नहीं होती, तो ये ट्रांसफार्मर उस भारी वोल्टेज को 220 kV या 33 kV में बदलते हैं ताकि उसे सुरक्षित रूप से वितरित किया जा सके। अच्छा, और ये जो 500 MVA लिखा है वो इसकी भारी क्षमता को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि राज्य बड़े औद्योगिक निवेश और बढ़ती घरेलू ऊर्जा जरूरतों के लिए अभी से तैयार कर रहा है। ओह, समझ गई। और देखिए, आम आदमी की वित्तीय सुरक्षा के लिए भी एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। इरडा ने बीमा भरोसा पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें 15 दिन की फ्री लुक अवधि का प्रावधान है। अगर मैं इसे आम भाषा में समझाऊं तो ये बिल्कुल ई-कॉमर्स कंपनियों की रिटर्न पॉलिसी की तरह है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है ना? मतलब आपने कोई सामान खरीदा, पसंद नहीं आ रहा या वो वैसा नहीं निकला जैसा विज्ञापन में था, तो आपने उसे वापस कर दिया। बिल्कुल। और देखिए, बीमा क्षेत्र में मिस सेलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। एजेंट अक्सर कमीशन के चक्कर में ग्राहकों को गलत या आधी अधूरी जानकारी देकर पॉलिसी बेच देते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। तो ये जो फ्री लुक अवधि है, इसका मतलब है कि पॉलिसी दस्तावेज हाथ में आने के 15 दिन के भीतर ग्राहक उसे तसल्ली से पढ़ सकता है। अगर शर्तें उसके अनुकूल नहीं है तो वो बिना किसी पेनल्टी के पॉलिसी रद्द कर सकता है। ये तो वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता सशक्तिकरण का एक बहुत मजबूत टूल है, जो कंपनियों को भी पारदर्शी होने पर मजबूर करेगा। 100%। चलिए, घरेलू अर्थव्यवस्था से निकलकर अब वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर चलते हैं। भारत और नेपाल के बीच तनाव एक बार फिर सतह पर आ गया है। नेपाल ने 1816 की सुगौली संधि का हवाला देते हुए कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र पर फिर से अपना दावा पेश किया है। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, 200 साल से भी ज्यादा पुरानी एक संधि का आज 2026 में अचानक से क्या मतलब है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विवाद अक्सर इतिहास के दस्तावेजों में ही उलझे होते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो सुगौली संधि ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सीमा तय की थी, जिसमें महाकाली नदी को पश्चिमी सीमा माना गया था। विवाद की जड़ ये है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नेपाल के अनुसार ये लिम्पियाधुरा से निकलती है, जिससे ये पूरा त्रिकोणीय हिस्सा नेपाल का हो जाता है। अच्छा, और भारत का क्या रुख है? भारत का स्पष्ट मानना है कि नदी का उद्गम कालापानी के पास से होता है। पर दिलचस्प बात यह है कि नेपाल ने अब सीमा व्यापार पर भी सख्ती शुरू कर दी है। उन्होंने 100 नेपाली रुपए से अधिक के माल पर भंसार यानी सीमा शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक सेकंड, 100 नेपाली रुपए, ये तो बहुत ही मामूली रकम है। इससे उन्हें क्या आर्थिक लाभ होगा? असल में इसका मकसद आर्थिक लाभ कमाना है ही नहीं, ये कूटनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका है। भारत और नेपाल की सीमा खुली हुई है, जहां रोजमर्रा के व्यापार पर स्थानीय लोगों की आजीविका टिकी है। हाँ बिल्कुल।
तो 100 रुपए जैसी छोटी रकम पर कस्टम ड्यूटी लगाने का मतलब है हर छोटी बड़ी आवाजाही पर कागजी कार्रवाई और घर्षण पैदा करना। ये कूटनीति का वो रूप है जहां राष्ट्रीय स्तर की असहमति का बोझ सीधे सीमांत इलाकों के आम लोगों और वहां की सूक्ष्म अर्थव्यवस्था पर डाला जाता है। ओह, दबाव की कूटनीति। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा खेल मध्य पूर्व में भी चल रहा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक 14 सूत्री शांति प्रस्ताव भेजा है, लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर गहरा संदेह जताया है। बिल्कुल, और इसके जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने और अपनी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने के लिए केवल 1 महीने की डेडलाइन दे दी है। 1 महीने की। और यहाँ पाकिस्तान की मध्यस्थता का क्या मतलब है? जब दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंध पूरी तरह टूट चुके होते हैं तो वे अक्सर तीसरे देश का सहारा लेते हैं। पाकिस्तान यहाँ एक बैक चैनल के रूप में काम कर रहा है, लेकिन जो असली चिंता का विषय है वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है। क्यों? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये सीधे तौर पर वैश्विक ऊर्जा बाजार और महंगाई को बंधक बनाने की रणनीति है। और शायद इसी भू राजनीतिक अस्थिरता का ही नतीजा है कि दुनिया भर में रक्षा सौदे और सैन्य अभ्यास इतनी तेजी पकड़ रहे हैं। जैसे इजरायल ने अमेरिका के साथ F-35 और F-15I फाइटर जेट्स का $multi-billion का सौदा किया है। हाँ। और वहीं भारत ने कंबोडिया में होने वाले सीनबैक्स 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए अपना 120 सदस्यीय दल भेजा है। अगर आप देखें तो ये दोनों घटनाक्रम अलग अलग क्षेत्रों में शक्ति संतुलन बनाने के ही प्रयास हैं। इजरायल खुद को ईरान और अन्य क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ अभेद्य बनाने के लिए अमेरिकी हार्ड पावर का इस्तेमाल कर रहा है। राइट। और भारत का कंबोडिया जाना? भारत का कंबोडिया में सैन्य अभ्यास करना उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक सक्रिय हिस्सा है। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के आक्रामक विस्तार को संतुलित करने के लिए भारत आसियान देशों के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। अच्छा, अब भू राजनीति से हटकर एक ऐसे संकट की बात करते हैं जो किसी सरहद को नहीं मानता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। दक्षिण भारत में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण श्रमिकों की उत्पादकता कम हो रही है और उनका कॉग्निटिव फंक्शन यानी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। बिल्कुल, और इसी के मद्देनजर आंध्र प्रदेश ने अपना हीट वेव एक्शन प्लान 2026 तैयार किया है। इस अध्ययन का वैज्ञानिक आधार समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मानव शरीर अपने आप को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालता है, लेकिन जब बाहरी तापमान और उमस बहुत ज्यादा हो जाती है तो शरीर का ये कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है। विज्ञान कहता है कि मानव शरीर पर्यावरण की गर्मी को अवशोषित करने से पहले केवल 37 डिग्री सेल्सियस के वेट बल्ब तापमान को ही सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। वेट बल्ब तापमान? हाँ, वेट बल्ब तापमान जिसमें गर्मी और उमस दोनों शामिल होते हैं। जब तापमान इससे ऊपर जाता है तो शरीर पर भारी तनाव पड़ता है। निर्माण कार्य या खेती से जुड़े श्रमिकों के लिए ये जानलेवा हो सकता है और अंततः ये देश की कुल उत्पादकता और जीडीपी में एक बड़ी गिरावट का कारण बनता है। बाप रे! और ये गर्मी सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है, महासागर भी उबल रहे हैं। ब्राजील के एब्रोलोहोस नेशनल मरीन पार्क की एक रिपोर्ट बताती है कि समुद्री हीट वेव के कारण पिछले 18 वर्षों में वहां की जैव विविधता में 15% की गिरावट आई है। हाँ, मरीन हीट वेव्स असल में समुद्र के पानी के तापमान में अचानक और लंबे समय तक होने वाली वृद्धि है। इसके कारण प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स का रंग उड़ जाता है, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। और 18 सालों में 15% की गिरावट एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि महासागर हमारे ग्रह के सबसे बड़े कार्बन सिंक हैं। अगर समुद्री जीवन चक्र इसी तरह टूटता रहा तो इसका असर सीधे तौर पर हमारी वैश्विक खाद्य श्रृंखला पर पड़ेगा। पर्यावरण की इन भारी चुनौतियों के बीच तकनीक एक उम्मीद बनकर सामने आती है और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेंगलुरु के स्टार्टअप गैलेक्साई ने अपना मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये भारत के स्पेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, ये दुनिया का पहला 190 kg का ऑप्टोसार सैटेलाइट है। पर मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये ऑप्टोसार तकनीक बाकी सैटेलाइट्स से अलग कैसे है? देखिए, आमतौर पर सैटेलाइट्स में 2 तरह के सेंसर होते हैं। एक होते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन या ईओ सेंसर, जो बिल्कुल ऑप्टिकल कैमरे की तरह होते हैं। ये बहुत साफ तस्वीरें लेते हैं, लेकिन वे बादलों के पार नहीं देख सकते। अच्छा, मतलब मौसम खराब हो तो ये काम नहीं करेंगे? सही कहा।
और दूसरे होते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार या सार SAR, जो बादलों और अंधेरे को भी भेज सकते हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें उतनी स्पष्ट नहीं होती। तो गैलेक्साई ने जो कमाल किया है वो इन दोनों सेंसर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना है। ओह वाओ, दोनों एक साथ? हाँ, अब हमें मौसम की परवाह किए बिना दिन हो या रात उच्च रिजोल्यूशन वाली स्पष्ट तस्वीरें मिल सकेंगी। कृषि मॉनिटरिंग और रक्षा क्षेत्र में निगरानी के लिए ये सच में क्रांतिकारी कदम है। ये तो बहुत ही शानदार उपलब्धि है। और अंतरिक्ष की इस छलांग के साथ ही जमीन पर स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी एक बड़ी राहत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चाइल्डहुड डायबिटीज केयर के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी कदम था। इसमें 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त आजीवन देखभाल, इंसुलिन और ग्लूकोमीटर का प्रावधान किया गया है। देखिए, भारत में टाइप 1 डायबिटीज के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। इस बीमारी में शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और मरीज को जिंदा रहने के लिए बाहरी इंसुलिन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मतलब हर रोज इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं? बिल्कुल। और एक आम परिवार के लिए हर महीने इंसुलिन और ग्लूकोमीटर का खर्च उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो सरकार का ये कदम सुनिश्चित करता है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी बच्चे का स्वास्थ्य खतरे में ना पड़े। ये एक बहुत ही संवेदनशील और मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का उदाहरण है। सही बात है। स्वास्थ्य नीतियों से अब समाज और इतिहास के पन्नों की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके पहले चरण में सेल्फ एन्यूमरेशन यानी एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुद अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है। ये तकनीकी रूप से एक बड़ा बदलाव है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के लिए जनगणना में एक अलग सरना धार्मिक कोड की मांग तेज कर दी है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है? ये राजनीतिक होने के साथ साथ एक बहुत गहरा पहचान का मुद्दा भी है। सेल्फ एन्यूमरेशन निश्चित रूप से एक तकनीकी छलांग है जो डेटा संकलन को तेज करेगी, लेकिन सरना कोड की मांग का मूल ये है कि कई आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक हैं। उनका मानना है कि उनकी मान्यताएं हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई धर्म की स्थापित परिपाटियों से अलग हैं। तो जनगणना फॉर्म में एक अलग कॉलम की मांग वास्तव में उनकी प्रशासनिक और सांस्कृतिक पहचान को आधिकारिक रूप से दर्ज कराने का एक प्रयास है। पहचान और इतिहास की बात हो ही रही है तो आज 4 मई का एक दिलचस्प ऐतिहासिक संदर्भ भी है। 4 मई 1926 को ऊटाकुमंद यानी ऊटी के हॉर्स शो का समापन हुआ था, जहां विभिन्न महाराजाओं और ब्रिटिश गवर्नर्स ने शिरकत की थी। 100 साल पुरानी ये घटना उस औपनिवेशिक भारत की तस्वीर पेश करती है जहां शासक वर्ग और आम जनता के बीच एक बहुत गहरी खाई थी। एक तरफ महलों और हिल स्टेशनों में ऐसे भव्य आयोजन होते थे और दूसरी तरफ आम भारतीय अपनी स्वतंत्रता और बुनियादी अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा था। बहुत खूब। अब हम आते हैं आज के विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, संपादकीय या एडिटोरियल एनालिसिस। आज हमारे पास 5 बेहद अहम लेख हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है टैकलिंग टेकडाउन्स। ये लेख सरकार, इंटरनेट और हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक तीखी बहस छेड़ता है। इसमें केंद्र सरकार के आईटी नियम 2021 और आईटी एक्ट की धारा 69A और 79(3)B की आलोचना की गई है और एक सहयोग पोर्टल का जिक्र है जो पुलिस को मेटा और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से मात्र 3 घंटे के भीतर कंटेंट हटाने के लिए मजबूर करने की शक्ति देता है। इस लेख में एक बहुत गंभीर संवैधानिक सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ फैसले में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन कंटेंट हटाने की एक उचित कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। राइट, जिसे ड्यू प्रोसेस कहते हैं। बिल्कुल, उसमें न्यायिक या उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा शामिल होनी चाहिए। लेकिन अगर सहयोग पोर्टल के जरिए स्थानीय पुलिस केवल 3 घंटे में कोई भी पोस्ट हटवा सकती है, तो ये ड्यू प्रोसेस को पूरी तरह से दरकिनार करना है। और लेखक की चिंता क्या है इसमें? चिंता यह है कि इस तरह की शक्तियों का उपयोग राजनीतिक असहमति को दबाने और बिना जवाबदेही के सेंसरशिप थोपने के लिए किया जा सकता है। समझ गई। सेंसरशिप और तकनीक से जुड़ा दूसरा एडिटोरियल है AI एंड अ गैदरिंग स्टॉर्म। इसमें AI को रेगुलेट न किए जाने के खतरों पर बात की गई है। लेख में पलांटियर कंपनी के मेविन स्मार्ट सिस्टम का उदाहरण दिया गया है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका और ईरान के बीच हुए सैन्य हमलों में किया गया और जिसकी वजह से आम नागरिकों की मौत हुई। मेविन सिस्टम मूल रूप से ड्रोन फुटेज और उपग्रह चित्रों का विश्लेषण करने वाला एक AI एल्गोरिदम है।
इसका काम सैन्य लक्ष्यों की पहचान करना है। लेकिन जब ये एल्गोरिदम एक नागरिक वाहन और एक सैन्य वाहन के बीच का फर्क समझने में चूक कर जाता है और बिना किसी इंसानी क्रॉस चेक के उस पर हमला हो जाता है। एग्जैक्टली तो सवाल ये उठता है कि जवाबदेही किसकी होती है। लेख कहता है कि एंथ्रोपिक या ओपन एआई जैसी कंपनियां जो अपने आंतरिक नैतिक नियम बना रही हैं वो नाकाफी हैं। तो समाधान क्या है इसका? हमें यूरोपीय संघ के EU AI एक्ट या भारत के प्रस्तावित 2025 गवर्नेंस गाइडलाइंस जैसे बाध्यकारी और बहुपक्षीय कानूनी ढांचों की सख्त जरूरत है। सिर्फ कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सही कहा। अगला एडिटोरियल अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को आपस में जोड़ता है। कीपिंग इंडियाज कार्बन मनी एट होम। 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ अपना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM लागू कर रहा है। हाँ, इसका मतलब है कि भारत से जाने वाले कार्बन गहन उत्पादों पर वहां भारी टैक्स लगेगा। बिल्कुल, लेकिन लेखक ने भारत के लिए इंडिया बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म IBAM का प्रस्ताव दिया है। अगर मैं इसके लिए एक उपमा दूं तो ये ऐसा है जैसे हाईवे के टोल प्लाजा पर टैक्स देने से बचने के लिए आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर ही एक फंड बना लें ताकि वो पैसा कहीं और जाने के बजाय आपके ही विकास में काम आए। क्या बात है, ये उपमा पूरी तरह से विषय की आत्मा को स्पष्ट करती है। देखिए, यूरोपीय संघ के CBAM के तहत भारतीय निर्यातक जो टैक्स यूरोप में भरेंगे वो यूरोप की सरकारों के खजाने में जाएगा। IBAM का प्रस्ताव यह है कि भारत अपनी सीमाओं के भीतर ही निर्यात होने वाले उत्पादों पर वो कार्बन शुल्क खुद वसूल ले। नियमों के अनुसार अगर टैक्स मूल देश में दिया जा चुका है तो यूरोप में छूट मिल जाएगी। तो इस तरह वो हजारों करोड़ का राजस्व भारत में ही रुकेगा। बिल्कुल, और हम उस पैसे का इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन स्टील मेकिंग जैसे स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में कर सकेंगे। ये तो बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। अच्छा, अब चौथे संपादकीय की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर्स डिसाइड। यह लेख न्यायपालिका और महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा है। इसमें नाबालिग रेप पीड़ितों के लिए MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का विश्लेषण किया गया है। कानूनन गर्भपात की सीमा 24 सप्ताह है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या केवल महिला की शारीरिक स्वायत्तता ही अंतिम फैसला होना चाहिए? ये एक बहुत ही जटिल नैतिक और मेडिकल दुविधा है। देखिए, 24 सप्ताह के बाद भ्रूण लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के बाद केवल शारीरिक स्वायत्तता यानी बॉडीली ऑटोनॉमी के आधार पर गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो फिर किस आधार पर दी जाती है? यहाँ प्रासविता माँ के स्वास्थ्य, उसकी जान को खतरे और एक विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड की क्लिनिकल समीक्षा को दी जानी चाहिए। ये फैसला एक सीमा तय करता है जहां व्यक्तिगत अधिकार और चिकित्सा विज्ञान के स्थापित सिद्धांतों के बीच एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। राइट, ये वाकई बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और आज का हमारा 5वां और अंतिम एडिटोरियल कूटनीति से जुड़ा है। अ काउंटडाउन टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लेख लिखा है जिसमें योग को भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हार्ड पावर का मतलब सैन्य और आर्थिक ताकत होता है, जबकि सॉफ्ट पावर का अर्थ है अपनी संस्कृति, मूल्यों और नीतियों के जरिए दुनिया को प्रभावित करना, वो भी बिना किसी जोर जबरदस्ती के। बिल्कुल। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव और 2016 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में योग का शामिल होना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। आज के इस तनावग्रस्त और ध्रुवीकृत विश्व में योग भारत को एक शांतिपूर्ण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में स्थापित करता है। तो आज हमने चुनावी रणनीतियों से लेकर संघीय ढांचे के विवाद, ईडी की आर्थिक कार्यवाहियों, नेपाल और मध्य पूर्व के भू राजनीतिक तनावों को देखा और AI से लेकर कार्बन टैक्स के कई पहलुओं को गहराई से समझा। अगर हम इन सभी बातों का एक निचोड़ निकालें तो ऐसा लगता है कि हर स्रोत एक ही दिशा में इशारा कर रहा है। और वो दिशा क्या है? वो ये कि हर जगह व्यवस्था को चलाने के लिए रेगुलेशन और स्पष्ट नीतियों की मांग बढ़ रही है। हाँ, यही आज के विश्लेषण का मूल तत्व है। समाज और तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमें उन्हें सुरक्षित और संतुलित रखने के लिए उतनी ही मजबूत प्रशासनिक और कानूनी सीमाओं की जरूरत है। और इसी निष्कर्ष के आधार पर मैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक नया विचार छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चुनौतियां किसी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमा को नहीं मानती। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद हर देश अपनी सीमाओं और नियमों को और सख्त कर रहा है।
चाहे वो नेपाल का भंसार हो, भारत का प्रस्तावित IBAM कार्बन टैक्स हो या यूरोप का AI एक्ट। तो सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां समस्याएं तो पूरी तरह से वैश्विक होंगी, लेकिन उनके समाधान सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीयवादी दायरों में सिमट कर रह जाएंगे। ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो भविष्य की हर कूटनीतिक और आर्थिक नीति के केंद्र में रहने वाला है। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि श्रोता इन विषयों पर खुद भी चिंतन करें और इन स्रोतों को गहराई से पढ़ें। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।